हे एवरीवन, आज के वीडियो में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं सेल होता क्या है। सेल आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। सेल हमारे बॉडी का क्या है? सबसे छोटा यूनिट है। हम बोलते हैं ना कि हम सेल से बने हुए हैं, तो हमारा बॉडी सबसे छोटा बेसिक यूनिट क्या हो जाएगा? सेल। दे आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। सेल से ही मिलके क्या बना है? टिश्यू। और हर टिश्यू का क्या होता है? एक स्पेशल काम होता है। जैसे ब्लड टिश्यू हो गया, मसल हो गया, बोन हो गया, इन सब का अपना अलग अलग काम है ना। नेक्स्ट है डिफरेंट टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। और ये सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? अलग अलग ऑर्गन बनाते हैं, जैसे कि हार्ट, स्टमक, ब्रेन। और फिर ये सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया। और ये सारे ऑर्गन सिस्टम का अलग अलग काम होता है, और यही सिस्टम पूरे साथ में मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल में क्या क्या होता है? तो सेल में मेजरली 3 कंपोनेंट होते हैं: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? आउटर मोस्ट कवरिंग। जो बाहर की कवरिंग होगी सेल की, उसको क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। और ये किससे मिलके बनी हुई होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनेल्स एंड वाटरी फ्लूइड इन विच दे फ्लोट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। हमारे सेल के अंदर छोटे छोटे क्या है? ऑर्गेनेल्स हैं, जिसको हम, जैसे ये हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं ना, वैसे ही सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं जो एक वाटरी फ्लूइड में तैरते रहते हैं। इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारा लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है, और इसके अंदर क्या होते हैं? हमारी डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ सेल। सेल मेम्ब्रेन क्या होगा? सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होगा। ये किससे मिलके बना है? फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन से। आप पिक्चर में देख रहे होंगे, एक तरफ फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है ना, ऊपर नीचे 2 लेयर है, और उसके बीच बीच में क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। सेल मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। और ये आउटर कवरिंग बना रहा है, मतलब इसके अंदर के जो छोटे छोटे ऑर्गन होंगे वो इसकी वजह से कैसे रहेंगे? प्रोटेक्टेड रहेंगे। इट मेंटेन्स द शेप ऑफ सेल। अब बाहर की कवरिंग बना रहा है, मतलब सेल को क्या देगा? एक शेप देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। और ये नाम इसका क्यों पड़ा? क्योंकि ये एनर्जी जनरेट करता है। दे आर इन्वॉल्व इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? इस टाइप का रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? एटीपी प्रोड्यूस होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा। अभी एनर्जी जनरेट कर रहे थे, इसीलिए इनको पावर हाउस कहा गया। नेक्स्ट है राइबोसोम। दिस आर टाइनी ग्रैन्यूल्स कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। छोटे छोटे ना सैंड के कंकड़ जैसे होते हैं ये, ठीक है। ग्रैन्यूल्स का मतलब होता है छोटे छोटे कंकड़। दे सिंथेसाइज प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड। जो हमारे अमाइनो एसिड है उससे ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। अब प्रोटीन बनाने का काम कर रहे हैं इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? प्रोटीन फैक्ट्री। और जो राइबोसोम्स होते हैं वो कई बार रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे पाए जाते हैं। राइबोसोम वहाँ पे है, इसीलिए वो रफ दिखाई दे रहा है। हम लोग बोले ना कि ये कंकड़ के जैसे होते हैं, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जाके चिपक जाते हैं, तो वो थोड़ा रफ हो जाएगा। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 2 टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में तो हम देख लिए कि उसके ऊपर क्या होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो रफ हो जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है? राइबोसोम एब्सेंट है। अब वो एब्सेंट है, इसलिए वो कैसा अपीयर होगा? स्मूथ अपीयरेंस होगा। और इसका काम क्या है? फैट सिंथेसिस करना। नेक्स्ट है गोल्जी एपरेटस।
द प्रोटीन मूव फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्जी एपरेटस वेयर दे आर पैकेज्ड एंड स्टोर्ड। तो गोल्जी एपरेटस का काम क्या है? ये जो प्रोटीन बने थे उसको वो पैकेज मतलब उसको पैक करके स्टोर करके रखता है। दस इट हेल्प इन पैकेजिंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वहाँ पे स्टोरेज का काम कर रहा है, साथ ही साथ जब ज़रूरत होगा तब क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा प्रोटीन को। तो ये गोल्जी एपरेटस का काम है। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्या काम होता है? इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो क्या में हेल्प करेंगे? ब्रेक डाउन करने में। किसको किसको ब्रेक डाउन करेगा? प्रोटीन को, फैट को, कार्बोहाइड्रेट को। और साथ ही साथ इनका क्या काम होता है? एक और, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब आएगा तो लाइसोसोम क्या करेंगे? उसको एनगल्फ कर लेंगे, निकल जाएंगे। लेकिन कभी कभार होता है कि ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो खुद के ही सेल ऑर्गेनल्स पे अटैक कर देते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को मारने लग जाएगा, खुद को मारने लग जाएगा। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं। नेक्स्ट है वैक्यूऑल। वैक्यूऑल का काम क्या होता है? ये एक फ्लूइड फिल्ड स्टैक होते हैं, मतलब पानी से भरे हुए हैं। तो इनका काम क्या हो जाएगा? स्टोरेज में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? लार्जेस्ट ऑर्गेनल है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए और आरएनए। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल कंट्रोलर। अब इसी के पास जेनेटिक मटेरियल है, पूरा सेल डिवीजन यही कंट्रोल कर रहा है, तो सब पे इसी का कंट्रोल होगा ना। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सेल साइकिल के बारे में। तो सेल साइकिल में बहुत सारे डिफरेंट फेजेस होते हैं, जिसमें सबसे पहला फेज है G1 फेज। G1 फेज मतलब ग्रोथ फेज। फिर है सिंथेसिस फेज, जिसको एस फेज बोलते हैं। फिर है G2 फेज मतलब सेकेंड ग्रोथ फेज। फिर है M फेज मतलब माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज ही क्या होता है? एक्चुअल डिविजन फेज होता है। बाकी ये G1, S और G2 फेज जो है वो क्या है? प्रिपरेशन फेज है, जिसको इंटरफेज कहा जाता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि सेल जो है G1 फेज के बाद डायरेक्ट किस में चली जाती है? G0 फेज में, मतलब रेस्टिंग स्टेट में चली जाती है, उसका डिविजन नहीं होता है। तो सबसे पहले देखते हैं G1 फेज। इट इज़ द फर्स्ट ग्रोथ फेज। ये पहला ग्रोथ फेज है। इस फेज में क्या होता है? सेल का साइज इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है सिंथेसिस फेज। इस फेज में क्या सिंथेसाइज होगा? डीएनए सिंथेसाइज होगा। वो अपना एक और कॉपी बना लेगा, रेप्लिकेट कर लेगा खुद को। नेक्स्ट है G2 फेज। अब सिंथेसिस का काम तो हो गया, पर जो सेल है उसको और ग्रो करना है ना, ताकि वो डिवाइड कर सके। तो इस फेज में भी सेल ग्रो करती है। नेक्स्ट है M फेज। M फेज ही क्या है? एक्चुअल डिवीजन फेज है, जिसको कि माइटोटिक फेज बोलते हैं। इसमें न्यूक्लियस और सेल दोनों का डिवीजन होता है, तब जाके क्या बनते हैं? दो डॉटर सेल बनते हैं। अब हम सेल डिवीजन के बारे में देखते हैं। सेल डिवीजन दो तरीके से होता है, माइटोटिक डिवीजन और मियोटिक डिवीजन। सबसे पहले माइटोटिक डिवीजन को देखते हैं। माइटोसिस का मतलब क्या है? कि सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल। इसमें डिवीजन होने के बाद कितने सेल बनेंगे? दो सेल बनेंगे, और उनमें सेम नंबर ऑफ डिप्लॉयड क्रोमोसोम होंगे। मतलब जो मदर सेल थी उसमें कितने क्रोमोसोम थे? 46 क्रोमोसोम थे। तो जो दो डॉटर सेल बनेंगे उनमें भी कितने कितने क्रोमोसोम होंगे? दोनों सेल में 46 और 46 क्रोमोसोम होंगे। ऑल सोमैटिक सेल गो थ्रू माइटोटिक डिवीजन। हमारे बॉडी के जितने भी सेल हैं एक्सेप्ट जर्म सेल, वो सारे माइटोटिक डिवीजन को फॉलो करते हैं, मतलब वो दो डॉटर सेल बनाते हैं। इसमें आप पिक्चर में देख रहे होंगे बहुत सारे फेजेस हैं। सबसे पहले इंटरफेस। इंटरफेस मतलब सेल प्रिपेयर हो रहा है डिवीजन के लिए। नेक्स्ट है प्रोफेज। प्रोफेज क्या है? हमारे माइटोटिक फेज का फर्स्ट फेज है। इसमें सेल क्या है? एक तरीके से अलाइन होता है इसके क्रोमोसोम्स। फिर है मेटाफेज। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक लाइन से अरेंज होने लगते हैं। फिर उसके बाद आता है एनाफेज। एनाफेज में जो सेंट्रोमियर वाला पार्ट है ना, उससे हमारा जो स्पिंडल फाइबर है वो अटैच होता है, और जो क्रोमोसोम है वो हाफ हाफ डिवाइड होकर दोनों तरफ ऐसे खिंचने लगते हैं। फिर नेक्स्ट है टीलोफेज। टीलोफेज में क्लीवेज होता है, मतलब सेल बीच से ऐसी डिवाइड होने लगती है।
और फिर कंप्लीट डिवीजन हो जाता है। तो ये तो था माइटोटिक डिवीजन। नेक्स्ट हम देखते हैं मियोटिक डिवीजन के बारे में। इन दिस टाइप ऑफ डिवीजन अ सेल डिवाइड्स इनटू 4 डॉटर सेल। इसमें कितने बनेंगे? 4 डॉटर सेल बनेंगे। और वो कैसे होंगे? हैप्लॉइड इन नेचर। हैप्लॉइड मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर जो मैटरनल सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम थे, तो डॉटर में कितने कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? चारों डॉटर सेल में 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे। ओनली जर्म सेल गो थ्रू मियोटिक डिवीजन। सिर्फ जो जर्म सेल है मतलब सेक्स सेल, स्पर्म और ओवा, सिर्फ उनमें ही मियोटिक डिवीजन होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि जब स्पर्म और ओवा आपस में फ्यूज होंगे ना, तो वो क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। तो 23 क्रोमोसोम ओवा का और 23 क्रोमोसोम स्पर्म का, दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? 46 क्रोमोसोम। ठीक है, इसी के साथ हमारा सेल का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।